अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस पर। कुछ लाइनें हम सिलेबस पर रखना चाहते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस क्या है, जो एग्जामिनेशन हमारे 2022 में होने वाले हैं +2 का, उसके सिलेबस में क्या है और उस सिलेबस को देखते हुए हम लोग अपना स्टडी कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आज इसी मुद्दा पर हम बात करेंगे। कई बार हमने देखा है कि बच्चों को सिलेबस अगर थमा दिया जाए, उनके किताबों में अगर सिलेबस है तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या क्या है इसमें, कैसे करना है। सिलेबस को देख कर कि बेहतर तैयारी कैसे हो सकती है, सिलेबस के मेन टॉपिक हमारा क्या क्या है, अगर इस पर हम लोग ध्यान से देखें और उसके अनुसार प्रिपरेशन करें तो हमारी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आप गौर से मेरी बात को सुनना और अंत तक इस वीडियो को देखना। सिलेबस के साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि किस टॉपिक को हमें किस तरह से टेक ओवर करना है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा सेशन जो है 2021-22 वाला सेशन, यानी हमारा जो एग्ज़ाम होगा +2 का 2022 करीब करीब फरवरी के आसपास में होगा, अगर कोई डेट शेड्यूल चेंज नहीं हुआ तो। दूसरी बात ये हमारा लिखा हुआ है क्लास 12 या +2 की बात हम लोग कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट हमारा है अकाउंटेंसी। हम बारी बारी से हर विषय का सिलेबस लेकर के आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी, जिस का जो मार्क्स है, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स इसका टाइम है। 100 नंबर के पेपर है और ये 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है अकाउंटेंसी का बिहार बोर्ड का, ये 2 पार्ट में बटा है। पहले ध्यान से सुन ले, ये 2 पार्ट में सिलेबस है। एक का नाम है पार्ट ए, दूसरे का नाम है पार्ट बी। पार्ट ए जो हमारा है, पार्ट ए में जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, पार्ट ए से हमारा आएगा 60 मार्क्स का, 60 नंबर के। ये लिखा है ना, पार्ट ए 60 मार्क्स, और जो पार्ट बी बचेगा उस पार्ट बी से 40 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि पार्ट ए में वो क्या क्या चीज़ें जो हमें पढ़नी है सिलेबस के अनुसार। तो पहली बात कर लें कि पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। आगे हम बात करेंगे कि पार्ट सी भी इसमें है, लेकिन पार्ट सी नहीं पढ़ना है, पार्ट बी या उसके बदले में पार्ट सी। तो अक्सर हम लोग वही देखते हैं कि बच्चे पार्ट बी ही काम चलाते हैं। पार्ट बी या पार्ट सी, इन दोनों में किसी एक को लेना है। तो पार्ट सी जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसको आप भूल जाइए, इसलिए हम लोग पार्ट बी को रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो पार्ट ए है प्लस पार्ट बी है। पार्ट ए का जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स है, पार्ट बी का जो मार्क्स है वो 40 मार्क्स है। इस प्रकार वो 100 मार्क्स हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो चैप्टर्स हमारे हैं, पहले हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं 60 मार्क्स का। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं पार्ट ए में यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं, यूनिट्स इकाई में बांटा गया है, और उसमें हम देखेंगे कि जो मार्किंग किया गया है यूनिट वाइज मार्किंग किया है। चैप्टर वाइज जैसे सूचना मिलेगी हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज, लेकिन हमारे यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है मार्क्स का, और एक यूनिट में फिर कई चैप्टर्स हो सकते हैं। तो पूरे इस पार्ट ए में हमारे 4 यूनिट्स हैं। द ऑल चैप्टर्स ऑफ पार्ट ए डिवाइडेड कितने, 4 यूनिट्स में डिवाइड है। तो पहला यूनिट जो हमारा है पार्ट ए का पहला यूनिट, इसमें चैप्टर है जिसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है अलाभकारी संस्थाएं इसमें आती हैं। तो इसमें जो संस्थाएं आती उनका मार्किंग कितना है, 10 मार्क्स, और एक ही चैप्टर है। पहला यूनिट चैप्टर का नाम है एनपीओ और एक ही चैप्टर है। तो जब हम लोग तैयारी करेंगे इस चैप्टर में तो देखेंगे कौन कौन सा इसमें मेन टॉपिक है जो पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका मीनिंग क्या होगा। ये जो हमारे एनपीओ है इसको ध्यान से हम लोग देख लेंगे कि इसके मीनिंग क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, किसको हम लोग कहेंगे एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसको कहेंगे।
तो मीनिंग देख लेना है, मीनिंग के साथ साथ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स, तो उसको आपको देखना है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। ये एनपीओ जो है इसमें कौन कौन सा अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। ये हो सकता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें हमने शॉर्ट में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है, क्या प्रोफार्मा है इसका, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग किसको कहेंगे, इस बातें उसमें आ जाएंगी। और इसके साथ एक और तैयार करना है प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में तैयार करना पड़ता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखा, उसके डिफिनेशन या उसके मीनिंग क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कैसे किए जाएंगे, क्या फॉर्मेट है उसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कैसे किए जाएंगे, क्या उसके फॉर्मेट है, और कभी कभी उसमें ये डिफरेंस की बात चलती है, यानी डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह की बातें, मेन ये चीज़ें हैं जो हमें 10 नंबर में पढ़ने हैं। और कई बार फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात उसमें चलती है, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारे क्या हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी बैलेंस शीट की भी बात आ सकती है। सिलेबस में आपको है बैलेंस शीट, तो 3 हो गए तैयार करने के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग सीख लेंगे तैयार करना है, कैसे तैयार होता है, क्या प्रोफार्मा है। दूसरा हमें तैयार करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पढ़ना है, तैयार करना होता है। इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं किसकी सहायता से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सहायता से। और फिर उसी की सहायता से हम लोग फिर क्या तैयार कर सकते हैं, बैलेंस शीट। तो जब ये बैलेंस शीट बनाने की बात आती है या इनकम एक्सपेंडिचर बनाने की बात आती है, तो इस क्रम में कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब उसको हम लोग एडजस्टमेंट कह सकते हैं। तो इसमें एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं, तो लिख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह आपको जो पहला यूनिट है एनपीओ के अंदर हम लोग इतनी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग को है थोड़ा बहुत जान लेंगे, उसका एग्जांपल जान लेंगे, मीनिंग समझ लेंगे। और ये जो तीनों तैयार करना है, तो अक्सर रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात चलती है और इनकम एक्सपेंडिचर की बात चलती है, और कभी कभार बैलेंस शीट की बात आती है, और बीच में कभी कभार एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट की बात आ सकती है, जिसकी सहायता से हम लोग ये अकाउंट्स तैयार कर सकते हैं। और इसमें कई बार आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जरा उसको ध्यान से देख लेना। और इस प्रकार ये सबको देख कर के इसमें कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। पहला यूनिट में एक ही चैप्टर है, ध्यान से इसको देख लेना। प्रोफार्मा याद करोगे, बहुत सारी बातें उसमें आ जाएंगी। अब इसमें देखते हैं, हम दूसरे यूनिट को देखते हैं। जो हमारा दूसरा यूनिट है, इस यूनिट में भी एक ही चैप्टर है और वो 5 मार्क्स का चैप्टर है। दूसरा यूनिट का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और वो 5 मार्क्स है इसमें। तो जब हम लोग इसमें आएंगे, इस चैप्टर में आएंगे, इस यूनिट में आएंगे, एक ही चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है। तो इस यूनिट में पार्टनरशिप फंडामेंटल आइडिया रखेंगे। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की मीनिंग है, पार्टनरशिप का डिफिनीशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के हम लोग मीनिंग समझेंगे, या कह लो कि डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। इसके अंदर पार्टनरशिप डीड की बात आ सकती है, तो ये मीनिंग कहें या डिफिनेशन कहें, पढ़ना है सिलेबस में। तो जब मीनिंग या डिफिनेशन हम लोग देते हैं तो साथ में उसका फीचर्स भी चले जाते हैं, तो बगल में ये आपका फीचर्स भी आ जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो पार्टनरशिप मीनिंग फंडामेंटल है ये, पार्टनरशिप मीनिंग, डेफिनेशन, उसका फीचर्स, और आगे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड।
इसके अंदर जो पढ़ना है पार्टनरशिप डीड पढ़ना है। पार्टनरशिप डीड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर है कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, इसका फीचर क्या है, इसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं या कौन कौन से इसमें विषय होते हैं, पार्टनरशिप डीड की विषय सामग्री क्या है, कंटेंट्स क्या है। तो उसके पॉइंट फिर चले आते हैं। फंडामेंटल वाले हमारे ये हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ये बातें इसमें होंगी। चलो यहाँ पर बता लेते कि इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बात उसमें आ जाएगी। चैप्टर ध्यान रखना कि एक ही चैप्टर है और इसके अंदर हमारे आ जाते हैं फिर फाइनल अकाउंट। इस चैप्टर के अंदर आएंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, जिस तरह हम लोग प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, उसी प्रकार हम लोग पार्टनरशिप का भी फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन इसका है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि बड़ा लंबा बनता है, फिर भी है, सिलेबस के अंदर है तो आप पढ़ लेना इसको। तो फाइनल अकाउंट में उसका ट्रेडिंग हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, यानी ट्रायल बैलेंस दिया होगा जिसके सहारे आप बना सकते हैं उसका फाइनल अकाउंट। तो कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप ये इसमें पढ़ना है। साथ में जो हमारे कैपिटल होते हैं, कैपिटल दो प्रकार के हैं, फ्लक्चुएटिंग है और फिक्स्ड है, उसकी भी चर्चा इसमें होगी। तो फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो इसमें हो सकता है जो आपके सिलेबस में है ये फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आपके किताब में अंदर हो सकता है। तो आप ये जरूर पढ़ लेना कि फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसको कहते हैं, और फिर इन दोनों कैपिटल में डिफरेंस क्या क्या है। आगे बात एक और आ सकती है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर इस पार्टनरशिप बिजनेस जो हमारा है वो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस हो जाता है, तो उस प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। तो रेशियो अगर दिया होगा, अगर रेशियो नहीं दिया है तो क्या कहानी होगी, तो वो भी हमारा आएगा डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। इस चैप्टर में इसकी बात आएगी डिवीज़न करने की। और अंत में एक और बात कर दें कि आखिर में हम लोग एक बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप का ये फाइनल अकाउंट उसी का हिस्सा है। पार्टनरशिप फर्म के जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे जिसमें ट्रेडिंग भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, तो इसका अगला पोर्शन जो आएगा, एक्सटेंशन जो होगा, वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसी के अंदर आता है। तो अक्सर ये पार्ट वाइज तो कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डिफिनीशन पढ़ लेना, कैसे बनता है, इसका डेबिट साइड में क्या होगा, क्रेडिट साइड में क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो पार्टनरशिप का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा या पीएल अकाउंट बनेगा, ठीक है सिलेबस में है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, क्योंकि एक नई चीज़ है आपके लिए। पिछले क्लास में 11th क्लास में आप ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, बनाया होगा, पीएल अकाउंट का भी नाम सुना होगा, बनाया होगा, इसलिए नई चीज़ एक छोटा सा पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको घेर दिया है ताकि आप गौर से देखिए। तो जो पहला चैप्टर होगा हमारा सेकेंड यूनिट का, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये 5 मार्क्स का है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन आपको आगे थोड़ा डिफिनीशन जान लीजिए, उसका फीचर्स क्या क्या है, फीचर से पूछते रहता है सवाल, 2 फीचर, 3 फीचर, 5 फीचर, ये आते रहते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो उसके विषय वस्तु हैं,
तो मोटा मोटी आप इसको याद रखेंगे। अब थोड़ा सा और नोट टाइप में आता रहता है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कभी कभार हो सकता है कि 2 डिफरेंस लिखिए, 3 डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया इसका चाहिए। बनाने के नाम पर अगर कुछ आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ सकता है। तो परफॉर्मा आप याद रखें कौन कौन सा आइटम जाता है। ये दूसरा यूनिट हमारा खत्म। तो 10 नंबर का ये और 5 नंबर का ये, 15 नंबर का हमारे ये 2 चैप्टर लेकर चल रहे हैं। अब इसके बाद हम फिर पहुंचते हैं यूनिट नंबर तीसरा। ये थोड़ा सा लंबा होगा, इसको मिटा देते हैं। यूनिट तीसरा में जो हमें पढ़ना है, जो यूनिट का नाम है रखा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन, साझेदारी का पुनर्गठन ऐसे लिखा होगा। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का पुनर्गठन। जब हम लोग पुनर्गठन में बात करेंगे, यूनिट नंबर हमारा ये तीसरा है, तो इसमें कितना मार्किंग है, थोड़ा ज़्यादा नंबर है इसमें। इस यूनिट में चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा पढ़ने हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मार्किंग होना चाहिए। तो इस यूनिट में हमारा है 20 मार्क्स। यानी ये जो यूनिट हमारा तीसरा यूनिट है ये 20 नंबर का है। तो नंबर तो ज़्यादा है, लेकिन जब नंबर ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा आइटम भी पढ़ने हैं। तो इस यूनिट में हमें कई चैप्टर्स पढ़ने हैं, किताबों में कई चैप्टर्स हैं। तो हम रखते हैं, देखते हैं इसका पहला जो चैप्टर है ये नंबरिंग 1 कर रहे हैं ताकि पता लगे कि चैप्टर कितने पढ़ने हैं। 20 नंबर में ऑलमोस्ट 4 या 5 चैप्टर हैं। तो एवरेज आप मार्किंग करोगे कि 20 नंबर में अगर 5 चैप्टर पढ़ने हो तो 5 चौका 20, यानी एवरेज 4 मार्क्स का आ रहा है। लेकिन सबका इक्वल नंबर हो ऐसा नहीं हो सकता, किसी से ज़्यादा पूछेगा, किसी से कम का पूछेगा। यानी सब चैप्टर मिलाकर इस यूनिट का 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा पढ़ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इसका पहला चैप्टर आएगा, इस तीसरा यूनिट का जो हेडिंग है 20 नंबर का, इसका जो पहला चैप्टर आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पहला चैप्टर होगा हमारा। अब इसमें क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में जब हम देखते हैं कि पहले कुछ और रेशियो था पार्टनर्स का, और फिर वो आपस में तय करते हैं, राय या कंसेंट देते हैं, सहमत हो जाते हैं कि ये अब रेशियो ऐसे नहीं कुछ और हो जाएगा। तो जैसे पुराने रेशियो में चेंजिंग लाते हैं तो अंतर तो पड़ेगा। तो रेशियो में अंतर पड़े, क्या हो सकता है सेक्रीफाइस की बात आ जाए या फिर गेनिंग की बात आ जाए। पहले रेशियो कुछ और था, बाद में हम सहमत होकर रेशियो कुछ और कर लेते हैं। तो जब रेशियो में चेंजेज होगा तो इनके आपसी संबंधों में भी चेंजेज होगा। इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द रेशियो इट मीन्स देयर इज आल्सो चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। एंड रिलेशनशिप जब भी चेंज कुछ आएगा, इफ देयर इज any change in the relationship of partners due to any reasons, due to any circumstance, this is called reconstitution of partnership। अगर किसी वजह से, किसी परिस्थिति से साझेदारों के आपसी जो म्यूचुअल उनके जो रिलेशनशिप है और उसमें कोई चेंज आ जाता है, अगर कोई चेंज आया तो इस चेंजेस को हम लोग कह सकते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब वहाँ डिटेल पढ़ना, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पहला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको पढ़ना है। तो कैसे ये चेंज करता है, और चेंज करने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं हो सकता है कि उनको सेक्रीफाइस करना पड़े,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात इसमें आ सकती है या गेनिंग रेशियो की बात आ सकती है। तो ये दोनों आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप कैसे निकालते हो सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो, आप वहाँ पढ़ लेना चीज़ को। बस इस चैप्टर में इतनी सी बात है। आपको पता होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो या फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये सेक्रीफाइसिंग आप निकालते होगे। बस एक चैप्टर तो ये इसमें पढ़ना है। जो इसका दूसरा चैप्टर है गुडविल की बात है। हम यहाँ पर नोट करते हैं गुडविल। ये दूसरा चैप्टर है गुडविल। यूनिट नंबर तीसरा जो कि 20 नंबर का है, इसके अंदर दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है आपको उसका नाम है गुडविल। तो जब हम लोग गुडविल में आएंगे तो क्या देखेंगे, इसका नेचर क्या है गुडविल का, तो ना कुछ गुडविल का नेचर क्या होगा। आगे गुडविल के नेचर के साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस गुडविल को अफेक्ट करता है, इस पर प्रभाव डालता है। फिर गुडविल का मूल्यांकन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत सारे मेथड होते होंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड हो सकता है, कैपिटलाइजेशन मेथड हो सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो सकता है। कई मेथड्स हैं जिसे हम लोग गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। तो इस चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना होगा गुडविल में, तो वैल्यूएशन कई मेथड हैं, हमने नाम रख दिया सबका। कितना नाम रखा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब लिखना क्या है, थोड़ा समय लग जाएगा ज़्यादा। ऐसे हम बोल जाते हैं, जब हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे इसका मीनिंग पढ़ लें, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसको अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। गुडविल के प्रकार भी इसमें आ सकते हैं, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेना। और साथ में देखना है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है, गुडविल के वैल्यूएशन करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, सुपर एनुएशन, इस तरह के मेथड है। तो बस गुडविल में मीनिंग से लेकर उसके प्रकार, उसके प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स और उससे मूल्यांकन करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो दूसरा चैप्टर हो गया। अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर पर आते हैं इस यूनिट में। ध्यान रखना है, तीसरा यूनिट 20 मार्क्स। कितने चैप्टर अभी तक हो गए? एक चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर पर आ रहे हैं। किस यूनिट में तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? तीसरा चैप्टर है इसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बहुत सिंपल सी बात है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यह तीसरा चैप्टर है हमारे तीसरे यूनिट में। जब हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आएंगे तो आप जानेंगे कि न्यू पार्टनर हम लोग किसको कहेंगे, कब न्यू पार्टनर की ज़रूरत हो सकती है। जब न्यू पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर और न्यू पार्टनर के बीच में फिर इनका रेशियो चेंज करेगा। जैसे ही रेशियो चेंज करेगा तो इनका आपसी रिलेशनशिप में चेंज आएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और जब आपसी रिलेशनशिप में परिवर्तन आता है तो उसी का नाम क्या रखेंगे हम लोग, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जब रेशियो चेंज करने के लिए सहमत होंगे तब भी संबंध चेंज होगा, और जब संबंध चेंज होगा तो ये नाम हम लोग देंगे साझेदारी का पुनर्गठन। जब गुडविल के मूल्यांकन कर रहे हैं फिर रेशियो इधर उधर हो रहा है, चेंज कर रहा है, तब भी क्या हमारा होगा, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाएगा। किसी नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं साझेदारी में, सभी साझेदारों की राय से जो पुराने साझेदार हैं इनकी सहमति मिलती है तो एक नए पार्टनर को हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो जब एडमिशन लेंगे तो कई घटनाएं घटती हैं। अब इस एडमिशन में क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आ जाएंगे हमारे इफेक्ट क्या होगा, इसका नए पार्टनर का आने का हमारे साझेदारी पर इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये हम थोड़ा बहुत देख लेंगे इस चीज़ को। दूसरा इसमें है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे एक नया पार्टनर आएगा तो इनके पुराने रेशियो में चेंज आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पढ़ना है इसमें। चेंज होगा बिल्कुल, ये भी पढ़ना है इसके अंदर। और भी इसके अलावा हमारा है
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब एक न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल का अमाउंट भी लेके आता है और कैपिटल का अमाउंट भी लेके आ सकता है। तो जब न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, गुडविल मूल्यांकन करेंगे, रेज करेंगे, कैसे कैसे होगा गुडविल के बारे में, तो उस बारे में भी कोई रूल होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट तो यहाँ लिख दें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमको ये जानना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग गुडविल, और किस तरह उसका ट्रीटमेंट इसमें किया जाएगा। और साथ ही साथ जब आता है न्यू पार्टनर तो एक अकाउंट बनाना पड़ सकता है हमको कि जो पहले से हमारे पास एसेट्स हैं या पहले से जो लायबिलिटी हैं, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले हम इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, ताकि हो सकता है कि उस एसेट पर प्रॉफिट हो जाए या फिर लॉस हो, उस लायबिलिटी पर कुछ फ़ायदे हो जाए या फिर लॉस हो। तो इसको जानने के लिए आपको सीखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें क्या आएगा, रीवैल्यू करना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, तो समझना इसका नोट चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या प्रोफार्मा इसका बनेगा, ये सीखना पड़ेगा। और किस तरह से हमने एसेट एंड लायबिलिटी का मूल्यांकन करते हैं, जिस पर फ़ायदा या नुकसान होता है इसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, और इस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है लास्ट में हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं टिक लगा दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, रिवर्सन अकाउंट। और पहले से हमारे जब न्यू पार्टनर आ रहा तो पहले से हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संचित लाभ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहले से हमारा कोई रिजर्व भी हो सकता है। तो जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो हमारे पहले का संचित लाभ है या रिजर्व है, संचय है, उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या यूँ कह लें कि जो पहले से हमारा रिजर्व पड़ा है कैसे करेंगे। या तो ऐसे प्रॉफिट को हम लोग राइट अप करते होंगे, समाप्त करते होंगे, ट्रांसफ़र कर दें, या फिर उसको ऐसा रहने दें। तो इस संबंध में जो भी रूल है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब कैसे पहले से प्रॉफिट या रिजर्व है उसको आप ध्यान से देख लेना। तो इस 3 चैप्टर हमारा हो गया इस यूनिट का। एक और चैप्टर है इसमें, रिटायरमेंट। इस यूनिट नंबर 3 का 3 चैप्टर हो गए। चौथा चैप्टर इसमें क्या है, यूनिट नंबर 3 का चौथा चैप्टर, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का चैप्टर अलग दे रखा है जो इसी यूनिट में आता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब इसमें पढ़ना है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या चीज़ है, क्या है, थोड़ा मीनिंग समझ लीजिए इसको। रिटायरमेंट किस चीज़ को कहा जाएगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उस समय गुडविल का मूल्यांकन कैसे करना है, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर करेगा तो रेशियो पर भी फर्क पड़ेगा, गुडविल पर असर पड़ेगा। तो क्या रूल, क्या मेथड है गुडविल के बारे में जब रिटायर करता है, और कैसे रेशियो उनका चेंज करेगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। चेंज इन रेशियो, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जो बच गए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर के बीच में रेशियो चेंज करेगा। वो कैसे चेंज करता है, सेक्रीफाइस किसी का होगा, किसी का गेन होगा, ये देखना है। तो ये देखना है हम लोगों को रिटायर करते समय इस चीज़ को। और आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे हम लोग गुडविल।
क्योंकि जब ये पार्टनर एक जाएगा तो जो उसके गुडविल के हिस्सेदारी है उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब ये रिटायर कर रहा तो ये भी आपको देखना है उसमें। और जब पार्टनर हमारा जा, इसको मिटा दे, नीचे वाला देख लेना गौर से। जब ये पार्टनर जाएगा तो जाते समय, पार्टनर के रिटायर होते समय जो हमारे फर्म की संपत्ति है उस डेट पर क्या उसका वैल्यू है, क्या जो लिएबिलिटी है उनके वैल्यू क्या है, तो कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकता है हमारे फर्म के जो एसेट्स हैं या जो लिएबिलिटी हैं। तो इसको जानने के लिए हमें तो फिर कुछ और बनाना पड़ेगा। तो वहाँ भी हम लोग बनाते हैं क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले भी आया था, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो इसका नेट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट में या फिर लॉस में, रिवर्सन अकाउंट बना करके जो हम लोग नेट इफेक्ट निकालते हैं, लॉस आए या फिर प्रॉफिट आए, उसको जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में डिवाइड करते हैं और फिर उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जब रिटायरमेंट की बात चलती है उस समय बनाते हैं तो जितने पार्टनर हैं उन सब में ट्रांसफ़र करते हैं इसका प्रॉफिट। ये आपको सीखना ज़रूरी है। और अंत में इसका जो पॉइंट और है, इसमें भी वही कहानी आएगी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हो सकता है कि यहाँ भी वही कहानी है, एडजस्टमेंट कर लीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहले से अगर हमने कोई लाभ संचित करके रखा है या कोई रिजर्व रखा है, अब एक पार्टनर तो जा रहा, उसमें उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसका हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, देख लेनी है। तो ये सब मिलाकर कितने चैप्टर हमारा हो गए, ये 4 चैप्टर हो गए यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 में 20 मार्क्स हैं, 4 चैप्टर हो गए। एक चैप्टर और बन सकता है जो आपकी किताब में अलग से दिया होगा, और उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 5वां नंबर चैप्टर हो सकता है, डेथ ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर अलग हो सकता है। इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। जितने आइटम, जितने ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं किसमें, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, वो ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज़, ये सारे अकाउंटिंग वर्क जो रिटायरमेंट के केस में करते हैं वो सारे अकाउंटिंग वर्क डेथ के केस में किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने आइटम से लिखा गया सब ये आइटम आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें भी है। तो कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 3 में हमें ऑलमोस्ट 5 चैप्टर पढ़ने हैं। उस 5 चैप्टर में कॉमन एक बात थी, चेंजिंग इन रेशियो वाले ध्यान रखना है। चेंज हो रहे हैं रेशियो तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, किसी का गेन हो रहा है, इसको ध्यान से देखना है। जो हमारे गुडविल वगैरह हैं उनको ध्यान से देखना है। गुडविल में हिस्सेदारी कितनी बनती है, गुडविल का एवोल्यूशन कैसे हो सकता है, गुडविल के प्रकार कितने हो सकते हैं। जब कोई न्यू पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है उस समय फर्म के संपत्तियों का मूल्यांकन करना होता है, दायित्वों का मूल्यांकन करना होता है। और इस प्रकार जब फर्म के संपत्तियों का मूल्यांकन करते हैं, दायित्वों का मूल्यांकन करते हैं, तो हो सकता है उसका नेट इफेक्ट के रूप में प्रॉफिट या लॉस हो। तो चाहे प्रॉफिट या लॉस हो, निकालने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम हम लोग रखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट।
और उसका नेट इम्पैक्ट जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस साझेदारों में उनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं और फिर उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो एक बात निकल के आई कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये भी आपको देखना है। पहले से कोई संचित लाभ है, पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या पहले से रिजर्व हमने रखा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देख लेना। तो मार्किंग के जो हिसाब है सिलेबस, ये तीसरा नंबर यूनिट में टोटल मिलाकर 20 मार्क्स हैं और ऑलमोस्ट 4 चैप्टर, किसी किताब में 4 चैप्टर से काम चल जाएगा और किसी में 5 चैप्टर कर दिया है। 5 चैप्टर करेंगे तो 5 चौके 20, एवरेज 4 मार्क्स आ रहा है एक चैप्टर पर। अगर आप 4 चैप्टर करोगे तो 5 मार्क्स आएंगे। तो एवरेज करीब करीब इस तरह के चैप्टर जो हैं 4 नंबर या 5 नंबर के चैप्टर आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है किस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का पूछ दे, किस चैप्टर से कम नंबर का पूछ दे। ये सब मिलाकर के आने कितने हैं, 20 मार्क्स ही आना है। जैसे ये कोई अपडेट इसका आएगा एग्ज़ाम से पहले कि चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स हैं, जैसे अपडेट आएगा हम लोग इस चीज़ को जानकारी देंगे। फिलहाल ये कंडीशन है। अब हम बढ़ते हैं चौथा यूनिट उसके तरफ चलते हैं। चौथा यूनिट में कितने मार्क्स हैं देखते हैं जरा इसको। चौथा यूनिट का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये लास्ट यूनिट है इसका। जो हमारा चौथा यूनिट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सॉल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें बड़ा बम्पर नंबर है, इसमें भयंकर नंबर है। अकेला एक ही चैप्टर भी है, ध्यान रखना। यह एक सिंगल चैप्टर है यूनिट नंबर 4 के लिए, और यूनिट नंबर 4 में एक चैप्टर है जिसका मार्किंग हमारा है 25 मार्क्स। यह अकेला ही 25 नंबर का चैप्टर है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसमें होगा क्या, इसमें देखना है जब फर्म बंद होगी, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या क्या देखेंगे। मीनिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जब व्यापार बंद हो रहा है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करना पड़ेगा। तो क्या उसका मतलब है, मीनिंग ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें जब अकाउंट का सेटलमेंट करते हैं हम लोग, तो उसका क्या मतलब हो सकता है जब हमारे बिजनेस, जब पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो जाएगा तो कैसे करेंगे। जब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है, यूँ कह ले कि पार्टनरशिप व्यापार अब बंद हो रहा है, सारा हिसाब किताब फाइनल किया जा रहा, अब हम जा रहे हिसाब करके, तो इसमें हिसाब जब करते हैं उसके लिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और वो कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो इसमें जो हम लोग अकाउंट सीखेंगे बनाना, चैप्टर तो एक ही ध्यान रखना 25 नंबर का, तो इसमें जो हम लोग बनाते हैं अकाउंट, वो बनाना हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट, ये सीखना पड़ेगा हम लोगों को। एक और उसमें हम लोग अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको उसमें पढ़ना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक और अकाउंट हम लोग बना सकते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। अकाउंट हम लोग सीखना है इसमें पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं, जो कंपलसरी है बनाना और सीखना, वो है कैश या बैंक अकाउंट। ज़रा इसको मैं
ऐसे कर लेता हूँ इसको, ऐसे कंपलसरी है बनाना। ऑलमोस्ट सवाल में कहे या ना कहे, हमने सीखा करीब करीब हर हालत में इसको बनाना है, लास्ट में बनाना है। और ये जो इम्पोर्टेंट है, एक करीब करीब ये भी हर सवाल में बनाने को आता है, तो हम लोग समझेंगे कि ये रिलेशन अकाउंट क्या है, कब बनता है, इसके प्रोफार्मा क्या होते हैं, इसके लेफ्ट साइड में डियर साइड में क्या क्या आइटम होते हैं, आप रट जाना। इसके शेयर साइड में क्या क्या होते हैं, आप रट जाना इस चीज़ को। कैसे उस पर प्रॉफिट या लॉस निकलता है, वो सब सीख लेना चीज़ को। जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको कैसे साझेदारों में बांट करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एक अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका सब कुछ कर जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं। जिस रूप में क्वेश्चन आएगा, छोटा है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, ये आपको ज़रूर कर लेना है। तो 2 अकाउंट टिक लगा रखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक ये भी है। और ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये कभी आता है कभी नहीं आता है। इसको कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का एक प्रोफार्मा है। तो अगर आपको कैपिटल अकाउंट बात समझ में आती है तो मान लेना कि वही हमारा क्या है, करंट अकाउंट है। कभी कभार आता, सवाल थोड़ा लंबा भले हो जाएगा लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा ही। ये कैपिटल अकाउंट के समरूप है, ये तो कैपिटल अकाउंट जैसा ही है। उसका सीधे मतलब होता है कि जब कैपिटल फिक्स होता है फर्म में, जब कैपिटल फिक्स है तो वैसी दशा में पार्टनर्स का करंट अकाउंट होगा। अगर कैपिटल फिक्स नहीं है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, घटता है बढ़ता है, तब करंट अकाउंट नहीं होगा। तो करीब करीब ये नहीं के बराबर आता है क्वेश्चन में, कभी आता है कभी नहीं आता है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। बहुत इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक और है पार्टनर्स लोन। जिस तरह से हम लोग अपने फर्म के लिए बाहर से लोन ले सकते हैं फर्म चलाने के लिए, उसी प्रकार अगर हमारा समझौता है, पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी गई हैं, आपस में सहमति बनी है, तो कोई पार्टनर भी फर्म को लोन दे सकता है। तो वो फर्म के ऊपर एक लिएबिलिटी है। तो पार्टनर्स के जो लोन है फर्म को दिया गया वो अलग रखते हैं, और पार्टनर के जो कैपिटल है उसको अलग रखते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पार्टनर्स के जो कैपिटल है, हो सकता है किसी वजह से लोन में ट्रांसफ़र करना पड़े, या फिर हो सकता है कि जो पार्टनर्स के लोन है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़े। ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस व्हेन अमाउंट और बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन कैन बी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या होगा। तो आपको उतना डीप में नहीं जाना है, उतना गहराई में नहीं जाना है कि किन परिस्थितियों में पार्टनर्स लोन को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे या उनके कैपिटल को लोन में ट्रांसफ़र करें, वो अलग कहानी है। आपको सिंपल से थोड़ा समझ जाना है कि अगर किसी पार्टनर का लोन है और व्यापार बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वैसे दशा में जैसी बात है पेमेंट पहले इसका होगा, तो 1-2 लाइन का अकाउंट बनता होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये अक्सर कभी होता है कभी नहीं होता। अगर होगा भी तो 1 लाइन में काम चल जाता है, लेकिन फिर थोड़ा फंडा आपको समझना पड़ेगा इसका। और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये जिसको हम सर्किल करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट, और ये कौन सा है, कैश या बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट पर आपको पूरा जोर रखना है, पूरे हाथ सेट करना है, दिमाग सेट करना है, कैसे बनेगा, कैसे इसका रिजल्ट आता है। ये 3 अकाउंट तो आपको हर हालत में जानना है। और ये ध्यान रखना, हमेशा इसको लास्ट में बनाना है, पहले नहीं बनाना है। इसका सीरियल ऑर्डर है। जब भी सवाल आते हैं, अगर सब पूछता है तो इसी ऑर्डर में बनाने की कोशिश करना। हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन तो आता नहीं है, बहुत छोटे छोटे आते हैं। तो हो सकता है आपको एक ही पार्ट का क्वेश्चन पूछे, रिलेशन अकाउंट, इस पर हाथ सेट चाहिए। लॉन्ग टाइप में आ सकता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें हो सकता है। और पार्टनर्स कैपिटल भी अलग हो सकता है या किसी के साथ हो सकता है। तो अगर ये दोनों बनाने पड़ गए तो अंत में ये भी अब आपको बनाना पड़ेगा, चाहे बोले सवाल या ना बोले। तो इस प्रकार हमने देखा है कि एक ये चैप्टर है जो अकेला ही 25 मार्क्स का है, और इस तरह हम सारे यूनिट को जोड़ देंगे। 4 यूनिट है, चारों यूनिट को आप जोड़ोगे तो चारों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक 60 आ जाएगा। पहला यूनिट में हमारा 10 नंबर का था पहला यूनिट। दूसरा यूनिट में जो फंडामेंटल था पार्टनरशिप का वो था 5 का। उसके बाद एक और था हमारा तीसरा यूनिट में, वो था 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। और ये जो हमारा चौथा यूनिट है ये 25 मार्क्स का है।
तो इसमें जो 20 मार्क्स था, इसमें तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, 4 या 5 चैप्टर आते हैं। तो ये 20 नंबर वाले में 5 चैप्टर होंगे तो एवरेज 5 या 6 नंबर का जो भी कह लो आएगा। लेकिन ये अकेला ही कितने का है? एक चैप्टर 25 मार्क्स का, और ये ऊपर वाला भी एक चैप्टर कितने का? 10 मार्क्स का। अगर इन दोनों को ध्यान में रखते हैं तो हमारा पहुंच जाएगा 35 का। तो आपको सेटिंग करना है कि कौन सा ज़्यादा जोर रखे। अगर टाइम हमारे पास अवेलेबल है तो सबको देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका पार्ट 1 की ये बात समझ में आ गई होगी। और जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि अगर चैप्टर वाइज अलग अलग कितने मार्किंग के क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम लोग आपको अपडेट करेंगे, फिर एक बीच में सूचना सबको दी जाएगी। अब हम शुरू करते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं, और इसके मार्किंग है 40 मार्क्स। तो ये जो पार्ट बी है इसका 40 नंबर का हमारा इसमें है। और इसमें नॉर्मली हमें कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी के शेयर वगैरह के बारे में पढ़ना है, डिवेंचर के बारे में पढ़ना है, इसलिए पार्ट थोड़ा अलग है। तो देखते हैं इसका जो यूनिट है, अब तक हम लोग 4 यूनिट की बात कर चुके हैं। अब देखते हैं 5वां यूनिट में क्या चीज़ है। 5वां यूनिट में एक तो आपको चैप्टर मिलेगा, पहले मार्क्स देख लें, और यह है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल, हेडिंग है। अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल, शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि शेयर और डिवेंचर की बात होती है कंपनी में, अक्सर कंपनी में होती है। और ये जो मार्किंग हमारा है शेयर एंड डिवेंचर वाले में, ये 12 मार्क्स का है। पार्ट बी हमारा 40 नंबर का है। उस पार्ट बी के अंदर ये 5वां यूनिट है। शुरू से आ रहा यूनिट नंबर 1 2 3 4 चला गया हमारे पार्ट ए में, और ये 5 जो आ गया पार्ट बी में। तो पार्ट बी में क्या देखना है? शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। तो जो सबसे पहला चैप्टर आएगा इसमें कंपनी के इंट्रोडक्शन है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो पहला चैप्टर आएगा हो सकता है इंट्रोडक्शन। किस चीज़ का भाई? ये तो कंपनी का। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब कंपनी के परिचय आप पढ़ोगे तो उसमें कंपनी किसको कहता है डिफिनीशन आ जाएगा, कंपनी का मीनिंग आ सकता है, उसके फीचर्स आ सकते हैं। तो इसमें आप देख लेना उसके मीनिंग ऑफ कंपनी, इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन उसका टॉपिक है परिचय का, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। एक और चैप्टर किसी किताब में अलग दे सकता है, किसी किताब में दोनों चैप्टर को एक ही साथ दिया होगा। तो किसी में एस.के. सिंह में, डॉक्टर एस.के. सिंह की जो किताब है उसमें ये अलग चैप्टर दे रखा है, शेयर कैपिटल। इस नाम से दिया होगा। और अगर शेयर कैपिटल लिखता है तो इसमें हमें देखना है शेयर कैपिटल में कि इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो शेयर का डिफिनेशन, शेयर कितने प्रकार के हो सकते हैं इसकी बात हो सकती है, शेयर का इशू हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स, कितने प्रकार के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें और होगा।
इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इन पर नोट आ सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। इक्विटी शेयर से क्या समझते हैं, प्रेफरेंस शेयर से क्या समझते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। जब ये शेयर हम लोग बात करते हैं तो इसके इशू वाली बात आती है। अब इशू जो हमारे हैं, ये शेयर बाजार में जाते हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए, जिसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू शेयर 3 प्रकार के भी हो सकते हैं। तो एक कह सकते हैं इशू एट प्रीमियम, शेयर हम लोग इशू करते हैं प्रीमियम पर। हो सकता है कि इशू एट पार, जो उसके ओरिजिनल प्रिंट प्राइस है उस पर भी हम लोग शेयर जारी कर सकते हैं। या हो सकता है इशू एट डिस्काउंट जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इशू क्या है, और ये इशू एट प्रीमियम क्या हो सकता है, इशू एट डिस्काउंट क्या हो सकता है, इशू एट पार क्या हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के इशू हमारे इसमें हो सकते हैं। जब हमारे इशू हो सकते हैं तो जो पब्लिक परचेज करेगी वो सब्सक्राइब करेगी, तो सब्सक्रिप्शन की बात हो सकती है। अंडर सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है, कैसे अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। एक और हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर हमने इशू किया है कहीं उससे ज़्यादा हमारा सब्सक्रिप्शन की बात हो जाती है। ये भी देखना है कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसमें। और ये कॉल्स इन एडवांस, जब कंपनी पैसा मांगती है, कॉल करती है पेमेंट करने के लिए, तो उसमें ऐसा हो सकता है कॉल्स इन एडवांस कर ले कंपनी। ऐसा भी हो सकता है कॉल्स इन एरियर हो सकता है, कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है। एक तरह का टॉपिक है। तो कितने हो गए, एक तो समझना है कि कैसे इशू करेंगे, 3 प्रकार से इशू करना है। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। ये तीनों हम लोग समझ लेंगे। इस पर नोट भी आ सकते हैं, तीनों का मीनिंग आ सकता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में हो सकते हैं। जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो हम लोग प्रैक्टिकल सवाल भी इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चन इसका आता है। जब कंपनी कॉल करती है, अमाउंट मांगती है, तो वो कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है, यानी पहले पेमेंट दे देना। किसी कॉल का अमाउंट कंपनी मांगती है और जब शेयर होल्डर अगले कॉल वाला अमाउंट जो ड्यू है उसको अभी पेमेंट दे दे तो कॉल्स इन एडवांस की बात होती है। जब कंपनी किसी अमाउंट को मांगती है शेयर के, लेकिन जो शेयरधारी हैं जिन्होंने परचेज किया वो पेमेंट नहीं करता है, तो कह सकते हैं कॉल्स इन एरियर की बात है। तो इस तरह से ये टॉपिक है, ये पॉइंट है जिसका मीनिंग जानना जरूरी है कि मीनिंग हम समझ गए कि क्या चीज़ है। तो मीनिंग अक्सर सवाल आते रहते हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ये भी आते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात जो अक्सर क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो हमारे शेयर इशू होते हैं, कंपनी इशू करती है, इसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर जो कंपनी बाजार में भेजती है, मार्केट में भेजती है बेचने के लिए, उसके बारे में। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका जो मतलब है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब है जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में जारी करती है, पब्लिक में बीच बेचने के लिए, तो उसके बदले में कैश नहीं लेती, वो चेक नहीं लेती है, बल्कि अपने शेयर के बदले में शेयर धारकों से या शेयर खरीदने वालों से
कोई दूसरा सामान लेती है, कोई संपत्ति लेती है। जैसे अगर 1,000 रुपये का शेयर बाजार में बेचा तो उसके बदले में उनसे कोई एसेट ले लिया, मशीन ले लिया, फर्नीचर ले लिया और कंपनी उससे हिसाब सेटलमेंट कर लिया। तो जब किसी दूसरे सामान यानी कैश के बदले में शेयर नहीं दिया है, तो जब कंपनी अपने शेयर को कैश के बदले में न देकर किसी संपत्ति के बदले में शेयर देती हो, बेचती हो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा भी कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है, संपत्ति ले सकती है। तो थोड़ा इस पर प्रैक्टिकल सवाल भी है, इसका डिफिनीशन भी है कि कब कहेंगे इसको, और इसमें सवाल बड़े छोटे छोटे आते हैं। तो इसका संबंध सीधे इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट से है कि जोड़ करके ज़रूर देखना कि तीनों प्रकार के इशू हो और ये इशू अदर देन कैश वाला हो, तो ऐसे केस में हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें ताकि जो हिसाब किताब वो सेटलमेंट हो जाए। तो थोड़ा इसको जोड़ करके देखना, तीनों प्रकार के इशू या 2 प्रकार के इशू और ये इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ऐड करके देखना है। तो ये हमारे टॉपिक हो गए, 2 चैप्टर इसमें आ गए। थोड़ा सा ये लंबा दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद एक और चैप्टर हमारा हो सकता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, तो इसको मिटा दें ऊपर वाला। जो तीसरा चैप्टर हमारा हो सकता है, किसी किसी किताब में एक ही चैप्टर में सबको निपटा दिया है और किसी किताब में ये कई चैप्टर अलग अलग बना रखा है। तो चाहे अलग अलग दिया हो टॉपिक या किसी एक ही चैप्टर में दिया हो, टॉपिक तो पढ़ना तो है ही। तो तीसरा रूप में हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, 3rd चैप्टर के रूप में फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। यह एक अलग चैप्टर हो सकता है और किसी किसी बुक में है, किसी और चैप्टर के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। जब कंपनी अपने शेयर को इशू कर चुकी रहती है और कॉल करती रहती है, तो उनका एक प्रोसीजर है कॉल करने का। अगर अंतिम वार्निंग के बाद भी जो शेयर के खरीदार हैं, जिन्होंने शेयर होल्ड किया हमारा, अगर वो कॉल करने के बाद भी पेमेंट नहीं देते, वार्निंग के बाद भी पेमेंट नहीं करते, तो कंपनी अपने नियमानुसार, जो कंपनी के अपने नियम होंगे, जो उसने रेजोल्यूशन पास किया होगा, उसके अनुसार उस शेयरधारी को जारी किए गए शेयर को जब्त कर सकती है। इस पर क्या नियम है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जब्त शेयर के बारे में, तो ये एक टॉपिक के रूप में है या चैप्टर के रूप में है और इसकी एंट्री ध्यान से देखना है। बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इसके, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, और नंबरिकल बड़े छोटे आते हैं, आराम से बन जाते हैं। 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में कहानी ख़त्म। और इसका भी संबंध होता है इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। तो उन तीनों इशू को जोड़ करके इसको सीखना पड़ेगा कि जब शेयर हमने डिस्काउंट पर जारी किया हो या प्रीमियम में जारी किया हो और वो जब्त कर लिया जाए, तो क्या एंट्री बनेगी, फॉर फीचर की एंट्री क्या बनेगी। तो इस तरह के, तो मैक्सिमम इसमें 3 प्रकार की एंट्री आती है, फॉर फीचर की एंट्री, री इशू की एंट्री और ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री आ सकती है। तो उसको ध्यान से देख लेना है इस चीज़ में। तो ये टॉपिक है, एक चैप्टर के रूप में अलग भी है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में री इशू भी हो सकता है, हमें नोट कर लेते हैं इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और री इशू। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जिन शेयर को कंपनी ने जब्त कर लिया है उसको अगर चाहे अपना नियमानुसार दोबारा इशू कर सकती है, तो क्या हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये टॉपिक इसका है। तो मेन इसमें क्या होगा, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स क्या है, क्या एंट्री बनती है, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। जब जब्त किए गए अंशों को दोबारा जारी करेंगे तो फिर उसकी क्या एंट्री होगी, इत्यादि। तो इतना ही समझना है, बहुत छोटा सा इसमें है। तो तीसरा चैप्टर है इस यूनिट का, और इस यूनिट का हम देखते हैं कि चौथा चैप्टर के रूप में
क्या इन्होंने लिखा है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट, इतना ही कह दें प्रेजेंटेशन। ये चौथा रूप में है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट। ये हमारे टॉपिक रूप में हो सकते हैं, किसी चैप्टर के साथ अटैच हो सकते हैं, या एक इंडिपेंडेंट चैप्टर हो सकता है, चाहे जैसे भी हो। ये टॉपिक है कि किस तरह से कंपनी के जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब तक आपने पढ़ा होगा प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट, पार्टनरशिप के बैलेंस शीट, लेकिन ये जो हमारी बात हो रही है कंपनी एक्ट के अनुसार, कंपनी नियमों कानून के अनुसार एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया होगा। कंपनी के कानून के अनुसार उनके बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा में जो टॉपिक दिए होते हैं एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में, कहाँ पर शेयर कैपिटल दिखलाएंगे, कहाँ पर डिवेंचर दिखलाएंगे, किस हेडिंग में दिखलाएंगे, ये सीखना है। मतलब कैसे इनका प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। कंपनी का बैलेंस शीट ध्यान रखना कि कानून के अनुसार है। हमारे कंपनीज एक्ट में इसका प्रोफार्मा, इसका स्टाइल, इसका हेडिंग लिखा हुआ है, तो आपको किताब में मिल जाएगा, उसको देख लेंगे। कहाँ शेयर इशू आप कैसे दिखलाएंगे, शेयर कैसे दिखलाएंगे, डिवेंचर को किस हेडिंग में दिखलाना होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। एक अगला चैप्टर हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये 5वां चैप्टर के रूप में हो सकता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर में यह चैप्टर के रूप में हो सकता है। अब तक हमने देखा है कि शेयर का इशू है, शेयर का फॉरफीचर है, शेयर में क्या क्या चीज़ें सब आती हैं, प्रेजेंटेशन भी आ गया बैलेंस शीट में। अब एक और कहानी है कि इशू ऑफ डिवेंचर एक अलग चैप्टर के रूप में है। जिस प्रकार हम लोग शेयर इशू करते हैं 3 प्रकार से करते हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। सिमिलरली हम लोग मतलब कंपनी अपने डिवेंचर को, अपने ऋण पत्र को 3 प्रकार से जारी कर सकती है। डिवेंचर के जो इशू है, इशू एट पार हो सकता है, इशू एट प्रीमियम हो सकता है, इशू एट डिस्काउंट हो सकता है, और ये कहानी इसमें आ सकती है। इसके बारे में पढ़ना है तो हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो तीनों प्रकार के इशू को समझना है इस केस में, डिवेंचर वाले केस में, जिसका एक अलग चैप्टर हमारा है। और इसमें भी हो सकता है कि जो डिवेंचर इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, यानी शेयर के जैसा, इसको भी इशू हम लोग कर सकते हैं। कैश के लिए डिवेंचर की इशू किया जा सकता है, बिना कैश के भी, माने डिवेंचर इशू किया, बदले में कैश नहीं लिया, कोई संपत्ति ले लिया। तो बस नाम का फ़र्क है, और शेयर में और डिवेंचर में हम देखें, हालांकि मीनिंग दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टाइल है वो करीब एक जैसा सबका है, नाम तो अलग अलग होगा। वो शेयर हमारा कैपिटल के रूप में है और ये डिवेंचर हमारे लोन के रूप में है, डिवेंचर एक ऋण के रूप में है, तो फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टाइल है दोनों का सेम होगा। इसका जो अगला है जो नेक्स्ट चैप्टर है, 6ठा चैप्टर जो बनेगा, ये है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब ये चैप्टर के रूप में है रिडेम्पशन। डिवेंचर हमारा ऋण है, हमारा लोन है, तो जब हम ऐसे ऋण या लोन को जब वापस करते हैं उसको हम लोग रिडेम्पशन कहते हैं, रिडीम करते हैं। इन लोन को हम वापस कर रहे हैं। कंपनी अपने डिवेंचर के रूप में जो पैसा एक्सेप्ट करी है, जो लोन एक्सेप्ट करी है, उसको अब वापस करेगी, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कई मेथड्स हैं, आप उसको देख लेना। इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो ये कितने चैप्टर हो गए इस यूनिट, 5वां यूनिट में टोटल 12 मार्क्स हैं, और इस 12 मार्क्स हमको लेने के लिए कम से कम ये 5-6 चैप्टर्स का अध्ययन करना है, और ये टॉपिक है आपके देखना। और आगे बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। 6ठा यूनिट देखते हैं ये कितना
मार्क्स का है छठा यूनिट। ये सारी बातें हम लोग कंपनी के केस में कर रहे हैं। कंपनी आप उसमें ध्यान से पढ़ेंगे, कंपनी किसको कहते हैं, शेयर किसको कहते हैं, डिवेंचर किसको कहते हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, फिर जर्नल एंट्रीज क्या बनती हैं इसमें, इनको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करते हैं, इत्यादि इत्यादि इसमें देखते हैं। तो अगला जो हमारा यूनिट है छठा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारा यूनिट का नाम है। और इस यूनिट में जो मार्क्स आपको दिए गए हैं वो 8 मार्क्स हैं। ये 8 नंबर के हमारे यूनिट हैं। तो पहले वाले में हमारे 12 मार्क्स थे और ये हमारे आगे 8 मार्क्स। और ध्यान रखना है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, यानी कंपनी के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है, उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें किस तरह से हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे उस चीज़ का। तो इस बारे में लिखा है, इस चैप्टर हमारा अलग से दे रखा है। और देखते हैं इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या बनाएंगे जो चैप्टर के रूप में दिया है। तो इस यूनिट में जो पहला चैप्टर है, डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक में जो चैप्टर की बात है, तो जो लोग डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक फॉलो करते हैं, जब पलटेंगे तो उसमें चैप्टर निकलेगा इस यूनिट का। तो इस यूनिट का जो 8 मार्क्स का है, जो पहला चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जो पहला चैप्टर इस यूनिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात कही गई है। एक कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात कही गई, तो उसमें कुछ भी खास नहीं पढ़ना है। उस बैलेंस शीट के प्रोफार्मा को पढ़ना है, कानून के हिसाब से, कंपनी कानून के शेड्यूल के हिसाब से प्रोफार्मा किस तरह से है, कौन सा हेडिंग है, उस हेडिंग के नीचे कौन कौन सा आइटम आते हैं। तो जो भी आइटम्स हैं बैलेंस शीट में शो करना है, एकदम सिंपल रूप में होगा। सिंपल, बहुत मुश्किल वाला नहीं बनाना है। तो लिखा है इसमें कि प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। सिंपल, इस चैप्टर में यही है, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। एकदम सिंपल तरीके से बनाना है। और सिंपल में क्या इन्होंने रखा है, कुछ भी नहीं है। जितना हेडिंग वाइज कर रखा है आइटम्स को, इस हेडिंग में कौन कौन सा आइटम आता है, यानी आइटम्स को ग्रुपिंग कर दिया है, हेडिंग बना दिया है। तो हमें इतना ही रटना है कि हेडिंग नंबर 1 में क्या है, शेयर कैपिटल है, इसके अंडर में कौन कौन सा आएगा, उस हेडिंग में कौन कौन सा आइटम आता है, उसी हेडिंग को आप रटिए और सिंपल तौर पर ये बैलेंस शीट बन जाए, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो आपको खास तौर पर हेडिंग ही देखना है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हेडिंग मेन हेडिंग है। एक और इसमें चैप्टर आ सकता है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर एक आ जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव, ये एक अलग चैप्टर के रूप में है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपनी के जो बैलेंस शीट होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो असल में स्टेटमेंट कहलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो किस तरह से किसी 2 पीरियड के जो स्टेटमेंट है हम लोग कंपेरिजन करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो आप ये देख लेना उस चीज़ में। एक और चैप्टर इसमें आ जाएंगे, तीसरा नंबर इसमें चैप्टर आ सकते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं ये, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो तीसरा चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो कितने चैप्टर इसमें हो गए हमारे,
और एक और चैप्टर जो बड़ा चैप्टर है उसको हम लोग कह सकते हैं, इसी यूनिट में एक और बड़ा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक ये मैनेजरियल अकाउंट है, ये जितना लिखा है सब मैनेजरियल अकाउंट है, फिर भी थोड़ा बहुत परिचय के रूप में जानना है इस बारे में। अकाउंटिंग रेशियो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको पूछना उसमें से बहुत कम आता है, बहुत थोड़ा सा आता है। तो इसमें हम लोग रेशियो सीखेंगे, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या उनके फार्मूला वगैरह है, जिसमें से कुछ रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब रेशियो तो बहुत कुछ इसमें दे रखा है, तो जितने रेशियो है उसमें से 2-4 रेशियो हम नोट करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग सुनते हैं, ये एक तो हो सकता है करंट रेशियो, एक हो सकता है लिक्विड रेशियो, एक हो सकता है फिक्स एसेट रेशियो, कैपिटल रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट, कई बार वर्ड आता है एसिड, बहुत सारे रेशियो हैं, संडे डेटर्स रेशियो, डेप्ट रेशियो, क्या क्या। तो जितने टाइप्स ऑफ रेशियो हैं इसको आप देख लेना, जिसमें ज़्यादा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूला अगर याद है तो ये बनेगा, और उन सब फार्मूला के साथ आप बनाते रहिए, टाइप्स ऑफ रेशियो बनाते रहिए, और उसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये क्या क्विक रेशियो, ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देखना क्या है, मार्क्स का बंटवारा देखना है सिलेबस के हिसाब से, कि 8 नंबर के ये टोटल यूनिट हैं, और इस 8 नंबर के यूनिट में देख रहे हैं कि 4 चैप्टर दिखाई पड़ रहे हैं, तो एवरेज कितना पड़ेगा, जरा हिसाब बैठा कर देखना। अगर एवरेज देखें तो ये 4 दूना 8, ये 2 नंबर का हिसाब बैठता है, लेकिन 2 नंबर नहीं, मान को चलो किसी से ज़्यादा नंबर का पूछ दिया तो किसी से कम पूछे या फिर नहीं पूछे, तो हो सकता है कि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग रेशियो। तो इसको आप देख लेना। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कभी आता है, लगभग नहीं के बराबर आता है, बट पढ़ना है तो सिलेबस में आप इनका डिफिनीशन देख लेना, इनका मीनिंग देख लेना, दोनों का तो कुछ हद तक काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखना है, घर में टिक लगा दिए, इसको देखना है 4 चैप्टर कहने के तो एवरेज 2 नंबर पड़ता है, लेकिन किसी एक चैप्टर से ज़्यादा नंबर का आ सकता है। सपोज करो कि अकाउंटिंग रेशियो से अगर 4 नंबर का आ गया, तो हो सकता है 4 नंबर के लिए फिर 3 चैप्टर बच गए। ये भी हो सकता है कि 2 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ गया, और 6 नंबर का अकाउंटिंग रेशियो से आ गया, तो हो गया 8 नंबर, तो फिर बीच में दोनों को गैप कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन फिर भी हमें देखना है, तो हमने टिक लगा रखा है कि थोड़ा इसको देख लेना, और बाकी ये चौथा नंबर जो आपका है अकाउंटिंग रेशियो, इसको तो देखना ही देखना है, क्योंकि आगे भी इसकी बात चलती है। और लास्ट जो हमारा यूनिट है इसको मिटा दें, फिर छठा यूनिट, 8 मार्क्स, इतने चैप्टर्स, एवरेज बैठा सकते हैं। और जो 7वां यूनिट हमारा है, हमारे सिलेबस के अनुसार जो 7वां यूनिट है, इस 7वें यूनिट का नाम हमारा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी भयंकर मार्क्स है इसमें, और ये जो आपके चेंजेज, ये 20 मार्क्स का और एक ही चैप्टर है। तो पिछले पार्ट में, पार्ट ए में एक चैप्टर था, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन दिया था जो 25 नंबर का था, और पार्ट बी में जो एक चैप्टर ये दे रखे कितने का, जो 20 नंबर का है। अगर सिर्फ हम 2 ही चैप्टर का अच्छी तैयारी कर लें तो 25 और 20 कितना, 45 नंबर का हमारा सिर्फ 2 चैप्टर रखता है। पार्ट ए में है एक चैप्टर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन 25 मार्क्स का,
पार्ट बी में है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें फिर बनाना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अब उस बारे में तो 2-3 टॉपिक हम लिख दें। अकेला ही चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मेट देखना होगा उसका, इसका मतलब समझ लीजिए और किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये तैयार किया जाता है। तो अक्सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम रख कर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें जो टॉपिक हमारा है, पहले तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक ही चैप्टर है ये है कैश फ्लो। इसमें जो हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस एक ही चैप्टर है। अब इसको प्रिपेयर करना होता है, तो समझिए क्या चीज़ है, इसका थोड़ा मीनिंग आप समझ लेंगे। मीनिंग समझते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है, ये देख लेंगे हम लोग। इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे, प्रिपरेशन भी फॉर्मेट इसका होगा। प्रिपरेशन, जब प्रिपरेशन में आएंगे तो इसके मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड आते हैं और इनडायरेक्ट, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी मेथड का नाम रख कर नहीं पूछता है। तो जो सहूलियत जो आपके टीचर गाइड करें कौन सा मेथड फॉलो करना है, उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। कैसे ये स्टेटमेंट ये बनेगा उसका ध्यान में रखना है। और कुछ एडजस्टमेंट की बात आएगी तो एडजस्टमेंट थोड़ा समझ लेना, एडजस्टमेंट क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट रिलेशन इसका हो सकता है रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की बात आ सकती, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, थोड़ा यहाँ से ध्यान दे लेना। थोड़ा सा कठिन मोड हो जाता है जब इसमें एडजस्ट करने की बात है कि तो डिविडेंड एंड टैक्स के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डिविडेंड एंड टैक्स जब एडजस्ट करने की बात आती है तो ध्यान रखना कि डिविडेंड में एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक प्रोपोज डिविडेंड होता है। तो कैसे थोड़ा चौकन्ना रहना, ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है, चूँकि एडजस्टमेंट के रूप में 1-2 आइटम यह हो सकता है। तो आप इसको पढ़ लेना। अब इनकम टैक्स की बात आएगी तो ये भी एक एडजस्टमेंट है, थोड़ा सावधानी से काम करना, इसको मुश्किल पैदा कर देता है। बस अब कुछ भी ऐसा नहीं है। और इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो कैश फ्लो हमारे होता है, तो कैश फ्लो में जितने एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ में हम लोगों को पढ़ना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक और आ सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और एक और आ सकता है फाइनेंसिंग। सर ये 3 एक्टिविटीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तीनों का मीनिंग समझना है। और ये तीनों एक्टिविटीज़ में कैसे कैश का फ्लो होता है, फ्लो हमारा इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है। तो आपको ध्यान से थोड़ा समझना है इस मेन पॉइंट पर। लेकिन जो क्वेश्चन आना होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ज़्यादा क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। अगर तीनों का पूछ दिया, अगर तीनों से आना है तो बहुत 2-3 पॉइंट होते हैं तीनों में, इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है। तो थोड़ा बहुत इसको अब ध्यान रखना। और इस प्रकार जो हमारे सिलेबस है 100 मार्क्स का कंप्लीट है। पार्ट ए में 60 नंबर का, पार्ट बी में 40 नंबर का। और पहले सारे सिलेबस हमारे कैसे यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं और एक यूनिट्स में कुछ चैप्टर हमारे बनते हैं। तो चैप्टर वाइज तो फिलहाल मार्क्स नहीं दिया हुआ है। जैसे बिहार बोर्ड में कोई अपडेट आता है, अलग अलग मार्किंग की बात चलती है, कोई सुझाव आता है, कोविड-19 के चलते कोई और चेंज आएगा, उसकी सूचना हम सबको देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप मस्त रहिए, पढ़िए, सिलेबस को देख करके। अगला सब्जेक्ट का सिलेबस हम बाद में प्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।
jungle.